हेलो एवरीवन। हम जो है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ माइटोसिस। हम माइटोसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे और मियोसिस को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा सेल साइकिल जो होता है वो दो फेज़ में होता है। आपका सेल साइकिल जो होता है वो दो फेज़ में होता है। नंबर वन आपका जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द इंटरफेज एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड एज द एम फेज। इंटरफेज को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है दैट इज़ G1 एस एंड G2 फेज। ठीक है, जी नॉट भी होती है लेकिन जब वो डिवाइड नहीं करते हैं सेल। ठीक है, और एम फेज को हमने दो डिवीजन उसके बनाए हुए हैं। नंबर वन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में हम क्या पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो हम माइटोसिस में इन्हीं को ही पढ़ेंगे। ठीक है, माइटोसिस में इन्हीं को ही पढ़ेंगे। दिस इज द एम फेज जो है दैट इज द माइटोटिक फेज। ठीक है, इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हम। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का। ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है हमारी सेल साइकिल का। इसमें क्या होते हैं मेजर रीऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सेल में, उनमें रीऑर्गेनाइज करते हैं बोला। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजनी में जो होते हैं सेम रहते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन। हम माइटोसिस को क्या बोलते हैं, हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पेरेंट और आपके ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम ही रहता है। क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम ही रहता है, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इसको हम सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। इसको हम सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोमेटिक सेल्स में ही होता है, सोमेटिक सेल्स में ही होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, दो फॉर आर कन्वीनियंस हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया है माइटोसिस को डिवाइड किया है चार स्टेजेस में। इसके कैरियोकाइनेसिस डिवीजन को हमने चार स्टेजेस में डिवाइड किया है। द फोर स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन का एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स होती हैं इनके बीच में। हम लाइन कैसे हम ये पता नहीं लगा सकते कहाँ पे प्रोफेज स्टार्ट हुई, कहाँ पे मेटाफेज स्टार्ट हुई, कहाँ पे एनाफेज स्टार्ट हुई, कहाँ पे टेलोफेज स्टार्ट हुई। लेकिन हमने जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया है कैरियोकिनेसिस को फोर भागों में, फोर ग्रुप में डिवाइड किया दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं आपसे हर एक स्टेज से क्या की जाती है प्रॉपर्टी पूछी जाती है। या तो स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछी जाएंगी इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, या तो मतलब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले फेज आती है आपकी प्रोफेज। आप डायग्राम में देख सकते हैं प्रोफेज जो है यहाँ पे अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज यहाँ पे बताई हुई। तो प्रोफेज के करेक्टर आप देखते हैं। ठीक है, प्रोफेज जो होती है इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस। ये फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की। इसके किसके बाद आती है आपकी एस और G2 फेज ऑफ इंटरफेज के बाद जो होती है आपकी एम फेज में प्रोफेज ही आती है। और यहाँ पे जो नया डीएनए जो बना है, हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रही थी, हमारा डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है वो एस फेज में हुई। वो क्या होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, हमें दिखता नहीं है, उतना प्रॉपर नहीं दिखता है, लेकिन कैसा होता है वो इंटरवाइन फॉर्म में होता है, क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेज को हम कैसे पहचानते हैं, प्रोफेज इज मार्क बाई, यहाँ पे क्या होता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल की क्या होती है कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। आपका जो क्रोमोसोम है, जो आपकी क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या होते हैं कंडेंस करना स्टार्ट करते हैं, कंडेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे प्रोफेज की। तो प्रोफेज की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे डीएनए जो होता है कंडेंस करना स्टार्ट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मतलब डीएनए क्या कर रहा है कंडेंस करना। ठीक है, प्रोफेज इज मार्क बाई इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। और क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है वो क्या होगा वो अनटेंगल्ड बन जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। ठीक है, और जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम मैंने आपको बताया था केवल और केवल एनिमल सेल में ही होते हैं। ठीक है, वो जो कि एस फेज में साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट कर चुके हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ये भी क्या करेंगे अब ये अपोजिट पोल की तरफ क्या करेंगे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लो कि आपके सेल है, ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब आपके ये सेंट्रोजोम है, यहाँ पे ये क्या करेंगे आपके जो मतलब अपोजिट पोल की तरफ जो होते हैं ये मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। ये अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ये भी आपने याद रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा क्रोमोसोम की कंडेंसेशन स्टार्ट होगी। जो है सेंट्रोजोम जो होते हैं अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। और यहाँ पे क्या होता है प्रोफेज को कंप्लीट
जैसी होती है उसमें क्या क्या कैरेक्टर दिखते हैं कि क्रोमोसोमल मटेरियल जो होते हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल्स होते हैं ये कंडेंस करेंगे और ये क्या बनाएंगे, कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनाएंगे। ये कम्पैक्ट हो जाएंगे, कंडेंसेशन जो होती है यहाँ पे जो है मतलब कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट तो नहीं होती लेकिन बहुत ज़्यादा स्टार्ट भी हो जाती है। और यहाँ पे क्रोमेटिन जो होते हैं क्रोमोसोम में चेंज होते हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं ये हमें कैसे दिखते हैं, हमें जो ऐसे दिखते हैं कि ये जो है क्रोमेटिन जो होते हैं 2 क्रोमेटिड के बनते हैं, ये क्रोमोसोम जो होते हैं 2 क्रोमेटिड के बनते हैं, ये हमें ऐसे दिखते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं 2 क्रोमेटिड से बने होते हैं, हमें ऐसे दिखते हैं। और हर एक क्रोमेटिड जो होते हैं सेंट्रोमेर से क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमेर। और सेंट्रोसोम which had undergone duplication during interphase begin to move toward opposite pole of the cell, और each centrosome जो होते हैं radiate out microtubule called as the ester। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, जो आपके सेंट्रोसोम है, ठीक है 2 मिनट, जो आपके सेंट्रोसोम है, ठीक है, जो आपके सेंट्रोसोम है, ठीक है, जिसके अंदर 2 सेंट्रोसोम होते हैं ना आपके, एक सेंट्रोसोम के अंदर कितने होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं। तो यहाँ पे पूरे कितने सेंट्रियोल हो गए, 4 सेंट्रियोम हो गए। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम जो होते हैं, ठीक है, जिनकी डुप्लीकेशन कहाँ हुई है, इंटरफेज में हुई, ये दूसरे पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट होंगे। और हर एक सेंट्रोसोम क्या करेगा, एक माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाएगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है बनाना स्टार्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, एस्टर बनाना स्टार्ट करेंगे, और 2 एस्टर, ठीक है, ये जो है मतलब 2 एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर जो होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। 2 एस्टर एंड, ये 2 एस्टर एंड स्पिंडल फाइबर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द माइटोटिक अपरेटस। ये दोनों एस्टर हम क्या बोलेंगे, एंड 2 एस्टर अलॉन्ग विद स्पिंडल फाइबर दैट इज कॉल्ड एज द माइटोटिक अपरेटस। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हर एक, देखो सेंट्रोसोम जो होते हैं यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, और एक सेंट्रोसोम में जो होते हैं 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, और ई सेंट्रोसोम क्या करता है, यहाँ पे एस्टर बनाता है। ठीक है, ई सेंट्रोज होता है कि रेडिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एस्टर्स बनते हैं, और दोनों एस्टर अलॉन्ग विद स्पिंडल फाइबर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, आपका माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। ठीक है, माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है प्रोफेज की, लास्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जो है गोल्जी कम्प्लेक्स होते हैं ये डीजेनरेट कर जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये डीजेनरेट कर जाते हैं, न्यूक्लियोलस ये डीजेनरेट कर जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी डीजेनरेट करना स्टार्ट होती है। तो दिस इज करेक्टर ऑफ द प्रोफेज। उसके बाद आती है आपकी मेटाफेज। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया है, मेटाफेज को है ऐसे, मतलब ये आप यहाँ देख सकते हो मेटाफेज होते हैं, ये आपका जो है मतलब मेटाफेज से पहले वाला स्टेज है आपकी मेटाफेज, और दिस इज कॉल्ड एज द मेटाफेज। ये जो है मेटाफेज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दिस इज एस्टर, दिस इज वन एस्टर, और दिस एज अ स्पिंडल फाइबर, इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। ठीक है, माइटोटिक अपरेटस बोलते हैं। अब देखो मेटाफेज में क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मेटाफेज में आपका न्यूक्लियर एनवलप की कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होती है। जब आपके न्यूक्लियर एनवलप की कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेकंड फेज जो है स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज मेटाफेज, दैट इज मेटाफेज जो होती है वो स्टार्ट हो चुकी है। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में पूरे मैक्सिमम कंडेंस हो चुके होते हैं इस स्टेज के ऊपर। मैक्सिमम कंडेंस जो होती है, मैक्सिमम कंडेंसेशन जो होती है आपकी मेटाफेज के ऊपर कंप्लीट होती है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, और इस स्टेज में क्या होते हैं आपके क्रोमोसोम जो होते हैं मैक्सिमली क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और इनको हम क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तभी तो बोलते हैं कि आपके मेटाफेज के ऊपर क्रोमोसोम के नंबर, स्ट्रक्चर जो है, डायग्राम, इडियोग्राम, कैरोटाइप जो होते हैं स्टडी किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे क्या हो चुकी है, मैक्सिमम यहाँ के ऊपर क्या हो चुकी है, कंडेंसेशन हो जाती है। तो दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम जो होती है हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन मेटाफेज की क्या प्रॉपर्टी है, मेटाफेज की ये प्रॉपर्टी है कि सारे के सारे क्रोमोसोम, सारे के सारे क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर लाइंग टुवर्ड द इक्वेटोरियल प्लेट, दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेटर। इक्वेटोरियल प्लेट जो होती हैं बनाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट जो होते हैं बनाते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटाफेज। यहाँ पे सारे के सारे क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर गोइंग टू लाई एट द इक्वेटर, एंड दिस इज कॉल्ड एज द मेटाफेजिक प्लेट जो होती है आपके मेटाफेज में बनती है। यहाँ पे जो है आपके स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, आपके स्पिंडल फाइबर्स होते हैं दे आर गोइंग टू अटैच विद द काइनेटोकोर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में काइनेटोकोर के बारे में बता दिया है। ये सेंट्रोमेयर के चारों क्या होते हैं,
हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं क्रोमोसोम को जो है स्पिंडल फाइबर से अटैचमेंट करने के लिए। तो काइनेटोकोर्स होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इनकी अटैचमेंट में। तो अगर मैं शॉर्टली इसको क्या करूँ, मतलब कॉन्साइज करूँ कि मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में ये हुआ कि आपके स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स में अटैच हो गए, और क्रोमोसोम्स होते हैं सारे के सारे इक्वेटर पे आ गए, यानी कि मेटाफेजिक प्लेट बन चुकी है। तो ये जो है आपके कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल है आपके मेटाफेज के। तो यहाँ पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप जो होती है, इट मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। हैंस क्रोमोसोम जो होते हैं दे आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मैं आपको बता चुका हूँ ये। और इस स्टेज में क्या होता है, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है कंप्लीट हो जाती है, एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या करते हैं, ईजिली स्टडी करते हैं। और इस स्टेज पे क्या होता है, मेटाफेज क्रोमोसोम जो होते हैं हमें पता है वो कैसे पूरी कंडेंस हो चुके हैं। तो यहाँ पे किसके बने होते हैं, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड के बने होते हैं। और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो क्या होती है, मतलब आपके सेंट्रोमेयर रीजन में क्या होती है, मतलब वो ज्वाइन होती है। और इनके बाहर की तरफ क्या होता है, यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड एज द काइनेटोकोर। और ये काइनेटोकोर जो होते हैं ये एक साइट है किसके लिए, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर जो होते हैं इन आपके जो है मतलब यहाँ पे जो है काइनेटोकोर में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो दी स्ट्रक्चर सर्व एज ए साइट फॉर ऑफ अटैचमेंट फॉर ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल ऑब्वियसली। और हैंस मेटाफेज होती है करेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर कमिंग टू लाई एट इक्वेटर विद वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम जो होता है connected by its kinetochore to the spindle fiber of one pole, and sister chromatids होता है of same chromosomes होती है उसकी second pole के spindle fiber के साथ क्या करती है, जो मतलब अटैच होती है। This plane of alignment of chromosome at the metaphase is referred to as a metaphasic plate बनती है। और यहाँ पे की फीचर क्या है मेटाफेज के, यहाँ पे क्या है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये अटैच्ड होते हैं कहाँ पे, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग, मेटाफेजिक प्लेट बनती है थ्रू स्पिंडल फाइबर ऑफ बोथ पोल्स। तो यह भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट बनती है और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं काइनेटोकोर से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इसी स्टेज के ऊपर हम क्रोमोसोम के साइज, डायग्राम, नंबर स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कंडेंसेशन जो होती है इसमें कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट फेज आती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द एनाफेज। देखो एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पे जो है एनाफेज की डायग्राम आपको दे रखी है, ठीक है। एनाफेज में आपको अगर इसको मैं डायग्राम बना के बताऊँ तो एनाफेज में दो चीज़ें मैक्सिमम होती है। एनाफेज में जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम के बीच में क्या है, सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, एक तो सेंट्रोमेयर जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है। जब सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर जाता है तो क्रोमेटिड्स होती हैं, ये दोनों क्रोमेटिड क्या होगी, एक क्रोमोसोम की सेपरेट होगी, ठीक है। और ये क्रोमेटिड क्या करती हैं, ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पोल की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर जाएंगी, जिससे क्या होगा कि सेंट्रोमेयर जो होगा वो पोल की तरफ डायरेक्ट होता है, और इसकी जो मतलब आपकी क्रोमेटिड्स होती है वो पीछे की तरफ होती है। तो लिम्ब ट्रेल मेथड बोलते हैं, सेंट्रोमेयर आगे होगा और बाकी जो आर्म होगी वो पीछे होगी, सेंट्रोमेयर आगे होगा और इसकी आर्म जो होगी वो पीछे होगी। इस मेथड को हम बोलते हैं लिम्ब ट्रेल मेथड बोलते हैं, लिम्ब ट्रेल मेथड इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है, यानी कि एनाफेज में दो चीज़ें हो रही है, आपका सेंट्रोमेयर क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, क्रोमेटिड सेपरेट कर रही है, ये माइटोसिस की बात कर रहा हूँ मैं। और क्रोमेटिड क्या करेगी, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल। आप देख सकते हैं क्रोमेटिड्स होती हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल। अब देखो इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए जैसे ही आपकी मेटाफेज जो होती है, ठीक है, जैसे ही मेटाफेज ख़त्म होती है या आपकी एनाफेज का जो स्टार्ट होता है, ईच क्रोमोसोम जो होते हैं जो कि आपकी मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर थे, जो कि आपके इक्वेटर के ऊपर थे, वो क्या हो जाते हैं, वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो साइमल्टेनियसली क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। एंड दो डॉटर क्रोमेटिड्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जो दो डॉटर क्रोमेटिड बनी उनको हम फ्यूचर क्रोमोसोम बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं, और फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। बिगिन वो अपने माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं टुवर्ड द
और 2 अपोजिट पोल, और एट ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द, और सारे जो है इक्वेटोरियल प्लेट से दूर चलना स्टार्ट करते हैं, और सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम जो होता है वो पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है, एंड हैंस एट लीडिंग एज में होता है, और आर्म ऑफ क्रोम्स होती हैं, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो ट्रेल बिहाइंड होती है। जैसे ऐसे मूव कर रहा है तो आपका जो है वो सेंट्रोमेयर आगे की तरफ होगा और आर्म जो होती है पीछे की ओर होगी, ठीक है। और वैसे दूसरे क्रोमोसोम का कैसा होगा, जो दूसरे पोल में जा रहा है उसका क्रोमोसोम ऐसे सेंटर में होगा और इसकी आर्म से होगी, ये इस पोल में जा रहा होगा, तो इसको बोलते हैं लिम्ब ट्रेल मेथड। लिम्ब ट्रेल मेथड की तरफ से क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए एनाफेज को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, सेंट्रोमेयर क्या करते हैं, सेंट्रोमेयर एनाफेज में स्प्लिट कर रहे हैं। और मियोसिस में आपने देखना है कि वहाँ पे क्या क्या डिफरेंस होता है माइटोसिस से, तो सेंट्रोमेयर क्या होती है, स्प्लिट करते हैं, क्रोमेटिड क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और क्रोमेटिड दे मूव टू द अपोजिट पोल। यहीं पे हमें डिफरेंट टाइप के जो है क्रोमोसोम की शेप दिखती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे वी शेप होगा तो मेटासेंट्रिक है, एल शेप है तो सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक में जे शेप होता है, और आई शेप है तो इसका मतलब क्या है, वो टीलोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है। यानी कि अगर वी शेप है ना तो उसमें जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन होगी बिल्कुल मिडल में होगी, है ना। बी शेप है तो उसमें सेंट्रोमेयर की पोजीशन बिल्कुल मिडल में होगी, ठीक है, क्रोमेटिड में। अगर आपका जो है मतलब सब मेटासेंट्रिक है तो उसमें क्या होगा, सब मीडियन में होगी, ठीक है। अगर आपका एक्रोसेंट्रिक है तो क्या होगा, सब टर्मिनल में होगी, जे शेप है तो। उसके बाद टर्मिनल है तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका जो मतलब टर्मिनल पोजीशन जो होगी आपकी किसकी होगी, सेंट्रोमेयर की होगी। आपने ये जो आपकी डिफरेंट डायग्राम है ना, डिफरेंट शेप है ना, वी एल जे और आई, ये केवल एनाफेज के ऊपर जो होती है हमें देखने को मिलती है, एनाफेज के ऊपर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आती है आपकी लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज कॉल्ड एज द टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है, आप देख सकते हैं टीलोफेज में क्या होता है, यहाँ पे जो होता है क्रोमोसोम जो होते हैं, जैसी फेज आपकी प्रोफेज होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीकंडेंस कर जाते हैं, क्रोमोसोम जो क्लस्टर जो होते हैं वो बन जाते हैं, डीकंडेंस कर जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी जो होते हैं लॉस कर जाते हैं और थ्रेड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर एनवलप जो आपका प्रोफेज में डिसइंटीग्रेट करे वहाँ पे ये क्या करने लग पड़ेगा, यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बोलने का मतलब क्या है, ये प्रोफेज से बिल्कुल अपोजिट वाली स्टेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम टीलोफेज बोलते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक तो पोल के ऊपर पहुँच गए और वो डीकंडेंस स्टार्ट कर जाएंगे, डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और वो अपनी इंडिविजुअलिटी जो होते हैं लूज कर जाते हैं, और इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल्स होता है टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल, ठीक है। और दिस इज द स्टेज विच शो द फ्लोइंग की इवेंट। यहाँ पे क्या होगा, आपके क्रोमोसोम क्लस्टर जो होते हैं एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स होता है, एंड देयर आइडेंटिटी जो होती है लॉस्ट हो जाती है एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट, ठीक है। नंबर 1, न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो डिसडेवलप हो जाता है, दोबारा रीअपीयर हो जाएगा, और अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, देखो यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी और ईआर जो होता है दोबारा रीफॉर्म हो जाते हैं, तो आपकी कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड फेज चलती है आपकी एम फेज की, दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोकाइनेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, देखो न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया, न्यूक्लियस आपका 2 में डिवाइड करे, लेकिन अब तो सेल कहाँ डिवाइड की है, तो सेल को भी डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म तो डिवाइड होना चाहिए, तो क्या होगी वो साइटोकाइनेसिस जिसको हम बोलते हैं। देखो माइटोसिस जो होती है, ठीक है, वो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। तो माइटोसिस जो होते हैं ए कंप्लीट नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इन टोटल न्यूक्लियाई, भाई कैरियोकाइनेसिस होगी इसका मतलब ये नहीं कि माइटोसिस हो गई, लेकिन यहाँ पे सेल जो है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस भी होगी, तब जाके आपके माइटोसिस जो होगी कंप्लीट होगी। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस अलग तरीके से होती है, प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो अलग तरीके से होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल में जो है माइटोसिस का साइटोकाइनेसिस जो होती है वो अलग तरीके से होती है, और आपकी जो प्लांट सेल में क्या होती है वो अलग तरीके से होती है। देखो एनिमल सेल में तो सेल वॉल है नहीं, एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होती है, तो इन एन एनिमल सेल इट इज़ अचीव्ड बाई अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे मान लो कि ये सेल है, इसका जो है न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है डिवाइड कर चुका है न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब सेल फरो जो होती है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेंट्रीपिटली क्या करेगी,
वो जो है डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो बोलने का मतलब क्या है, जो सेल फरो मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस वो किस में है, वो सेल फरो ऑफ जो है साइटोकाइनेसिस होती है केवल एनिमल सेल में पाई जाती है, क्योंकि एनिमल सेल में क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे फरो जो होती है दोबारा डीप होती चलती है, डीप होती चलती है, और क्या करेगी, एनिमल सेल को जो है दो भागों में, दो सेल्स में डिवाइड करके देगी, एनिमल सेल को दो भागों में डिवाइड करेगी। लेकिन प्लांट सेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में होता है। देखो प्लांट सेल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके पास सेल वॉल है। प्लांट सेल के पास क्या होता है, आपकी सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट होती है। हम ऐसे बना सकते हैं कि ये प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है, ठीक है, सेल प्लेट बनती है। और ये सेल प्लेट किसकी बनी होती है, आपके गोल्जी बॉडी, आपके जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके वेसिकल जो होते हैं यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये सेंट्रीफ्यूगली जो होते हैं बाहर की तरफ ग्रो करते हैं और एक सेल प्लेट बनाते हैं। ये क्या करते हैं, सेल वॉल बनाते हैं और सेल को दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। तो एनिमल्स में क्या हुआ, आपका सेल फरो मेथड से डिवाइड कर रहा है, और प्लांट में सेल प्लेट मेथड से डिवाइड करिए। तो इन प्लांट सेल ball formation start in the center of the cell and grow outward to meet the existing lateral wall, और formation of new cell wall begin with the formation of simple precursor बनते हैं सेल प्लेट के, simple precursor बनते हैं सेल प्लेट के, और that represent the middle lamella बनेगा between the wall of two adjacent cell, और at the same time cytoplasmic division होगा, ऑर्गनली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टली ये भी साथ में क्या करेंगे, मतलब आपके डिवाइड होते हैं ताकि इक्वली इक्वली क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो होती है इज़ नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब सोचो कोई ऐसे सेल हैं जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो होगी, दो न्यूक्लियस बन गए, तीन बन गए, चार बन गए, पाँच बन गए, लेकिन साइटोकाइनेसिस हो नहीं रही। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन हो जाती है, और दिस इज कॉल्ड एज द सिंसिटियम। जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में ऐसा होता है जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है इज नॉट फॉलोड बाई साइटोकाइनेसिस, एंड दिस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसिटियम बनता है, सिंसिटियम बनता है, एंड दैट इज एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ठीक है। उसके बाद हमारे माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, एक तो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या होती है कि जो है मतलब इसकी बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस है ऑर्गेनिज्म में। एक तो ग्रोथ, क्योंकि हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी तो हम ग्रो करेंगे। हमारा सेल का जो है सरफेस और वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करता है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो को भी मेंटेन करता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है ताकि इक्वली जो है क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, रिपेयर और रीजनरेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, रिपेयर और रीजनरेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करते हैं तो वो उनके लिए रिप्रोडक्शन का मेथड है, और हीलिंग जो होते हैं, कई बार जो होते हैं हमारी बॉडी में इंजरी हो जाते हैं तो हीलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो माइटोसिस जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेरेंट और डॉटर सेल के पास क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लॉयड सेल में ही होती है, लेकिन सम लोअर प्लांट में क्या होता है, और सोशल इंसेक्ट जैसे हनी बी में क्या होता है, ये हैप्लॉयड सेल में भी होती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेल डिवीजन इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल वेयर यू, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं हैप्लॉयड डिप्लॉयड, मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल स्टार्टिंग में ही। माइटोसिस यूजुअली जो होते हैं रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, यानी कि करते हैं हमारे क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन कर रहे हैं, और ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो होती है वो माइटोसिस की वजह से ही होती है, और सेल ग्रोथ जो होती है जिसकी वजह से क्या होता है, सेल ग्रो करता चलता है, करता चलता है, तो सरफेस वॉल्यूम और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक की रेशियो जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसको भी इसी के द्वारा क्या होता है, रिस्टोर किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ए वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है माइटोसिस का, दैट इज सेल रिपेयर। और सेल जो होते हैं अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस जो होते हैं हमारे गट को लाइन करने वाले ब्लड सेल्स होते हैं, ये जो होते हैं कम्प्लीटली डेथ होती रहती है इन सेल की, ये भी रिप्लेस होते रहते हैं। और माइटोटिबिन जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू मैंने आपको बताया हुआ है, एपिकल सेल, लेटरल कैम्बियम, ठीक है, इंट्रोकेली सेल्स होते हैं, ये प्लांट में कंटिन्यूस ग्रो करेंगे। इसलिए प्लांट की जो ग्रोथ होती है कैसे होती है, अनलिमिटेड होती है, पूरा लाइफ टाइम क्या करते हैं वो ग्रो करते चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इनडिटर्मिनेट क्या करते हैं उसको हम जो है मतलब लाइफ साइकिल हम बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, देखो माइटोसिस दो टाइप की होती है, ठीक है, एक होती है एन एस्ट्रल माइटोसिस और एक होती है एस्ट्रल।
जहाँ पे आपके एस्टर नहीं बनेंगे, जहाँ पे आपके सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, वहाँ पे जो माइटोसिस होगी वो कैसी होती है, एन एस्ट्रल होती है। कैसी होती है, एन एस्ट्रल। अब तुम्हें पता ही है कि सेंट्रियोल कहाँ एब्सेंट होते हैं, तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियोल तो नहीं होंगे, सेंट्रियोल नहीं होंगे, तो वहाँ पे माइटोसिस कैसे होगी, एन एस्ट्रल होती है। लेकिन इन एनिमल सेल में कैसी होती है, दो एस्टर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फी एस्ट्रल टाइप की जो होती है, एम्फी एस्ट्रल टाइप की माइटोसिस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एम्फी एस्ट्रल जो है माइटोसिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे माइटोसिस दो टाइप की होती है, एक होती है एनेस्ट्रल और एक होती है एम्फीएस्ट्रल। और एनेस्ट्रल कहाँ होती है, आपकी प्लांट में होती है, और एम्फीएस्ट्रल कहाँ होती है, आपकी एनिमल सेल में होती है। उसके बाद एक और होती है, एक होती है क्लोज्ड माइटोसिस और एक होती है ओपन माइटोसिस। देखो ओपन माइटोसिस में क्या होता है कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसइंटीग्रेट कर जाती है, और जो है इस प्रकार की माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, ओपन टाइप की माइटोसिस बोलते हैं। लेकिन क्लोज में क्या होता है कि आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डिसइंटीग्रेट नहीं करती, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। तो इस टाइप की माइटोसिस को हम बोलते हैं क्लोज्ड माइटोसिस। और ये कहाँ होती है, आपके जितने भी प्रोटोजोन है, जितने भी प्रोटोजोन है, सिंगल सेल प्रोटोजोन है, उनमें क्या होती है, क्लोज्ड माइटोसिस होती है। जैसे अमीबा वगैरह में, पैरामीशियम वगैरह में क्लोज्ड माइटोसिस जो है होती है। लेकिन बाकी सब में क्या होती है, आपकी जो है ओपन माइटोसिस होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर माइटोसिस। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, आपका मियोसिस होगा। थोड़ी बहुत इसमें डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, कौन सा मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।